कहाँ तक पढ़े थे बेटा बताना? ठीक है, ध्यान देना बेटा। हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज था, छोटी छोटी नॉलेज उसको ले लिए थे। क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग भूमिका बना रहे थे, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन। गोलीय दर्पणों के द्वारा, गोलीय दर्पण का मतलब आगे मैं बताऊंगा। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण होता है बेटा, जिसमें गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। गोलीय पृष्ठ होगा, है ना, ऐसे। और इस पर आपको क्या पढ़ना है बेटा, परावर्तन पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें चलो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परावर्तन नाम जो शब्द आपको दिया गया है इसी को समझ लेते हैं कि परावर्तन होता क्या है। क्लियर? फिर हम दर्पण पे आएंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग बनाओ, जल्दी बनाओ, लिखो। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकनी सतह पर, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकनी सतह पर गिरती है, सतह पर गिरती है, तो इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाती है। इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाती है या लौट आती है। बात समझ में आ रही है? लिख लिए। प्रकाश के इस घटना को, या डायरेक्ट लिखो, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लिया बेटा। अब मैं इसको समझाता हूँ। कौन सी घटना को? प्रकाश किसी समतल या किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर गिरे और गिरने के बाद में वापस लौट है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा के वापस लौट आता है। अधिकांश भाग तो वापस आता है, लेकिन कुछ भाग वो अवशोषित कर लेता है। कितना भी चिकना सतह होगा, कुछ ना कुछ भाग क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। क्लियर? तो जो वापस आ रही है मात्रा प्रकाश की, वो इस बात पर निर्भर करती है कि पृष्ठ का प्रकृति कैसा है। जो आपने परावर्तक पृष्ठ लिया है, जिस पर प्रकाश गिरेगी और टकरा के वापस आएगी, बात समझ आ रही है? उसका नेचर क्या है, खुरदुरा है कि चिकना है। बात समझ आ रही है? जितना ही पॉलिशदार या चिकना होगा उतनी ही मात्रा में प्रकाश वापस आएगा, और जितना ही खुरदुरा होगा उतनी ही कम मात्रा में प्रकाश वापस आएगा। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। कैसे? मान लीजिए आप ऐसे ही 9-9 वाट का या 18-18 वाट का बल्ब ले ली। क्लियर है? और इन बल्ब को 3-4 कमरों में लगा दो। एक कमरा ऐसा है जिसमें प्लास्टर नहीं किया गया। बात समझ में आ रही है? दूसरा कमरा ऐसा है जिसमें प्लास्टर किया गया, और तीसरा कमरा ऐसा है जिसमें वॉल पुट्टी लगा दिया गया, प्लास्टिक टन लगा दिया गया, इस टाइप का कुछ। बात समझ में आ रही है? अब आप 18 वाट के बल्ब को जलाइए और उसकी तीव्रता को महसूस करने के लिए छोटे अक्षरों द्वारा लिखी गई कोई बुक ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, और अलग अलग कमरों में जाके देखिए। आपको महसूस होगा कि जो बिना प्लास्टर वाला कमरा था
उसमें हमको कम दिख रहा है। कम दिखने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जो है दीवार पर जब टकराती है इधर उधर, तो दीवार द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अधिकांश मात्रा उसकी क्या कर ली जाती है? अवशोषित। कुछ ही मात्रा क्या होती है? वापस लौटती है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कम उजाला दिखाई देता है। क्लियर? अगर हम प्लास्टर वाले में जाएंगे तो बिना प्लास्टर वाले की तुलना में उसमें अधिक उजाला दिखाई देगा, क्योंकि प्लास्टर वाला जो दीवार होगा उसमें पोरोसिटी कम होगी, रंध्र कम होंगे। बात समझ में आ रही? वो बिना प्लास्टर वाले से थोड़ा चिकना होगा, तो कम प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम तीसरे वाले कमरे में जाएं तो बहुत उजाला दिखेगा, क्योंकि उसकी सीधा सतह जो है ज़्यादा चिकनी है, तो वहाँ से अधिक मात्रा में प्रकाश परावर्तित होगा। परावर्तित होने का मतलब टकरा के वापस आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसका मतलब एक चीज़ है कि प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि जब वो सतह पर गिरेगा तो उतनी तीव्रता के साथ फिर वापस नहीं लौटता, कुछ ना कुछ। अब ये इस बात पर निर्भर करती है कि सतह कैसा है, खुरदुरा है या चिकना। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन एक चीज़ याद रखना, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती, क्योंकि जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में तो वापस आएगी। तो एक माध्यम में तो प्रकाश की चाल सेम होता ही है। जैसे वायु में प्रकाश चल रहा है तो उसका चाल फिक्स होगा, कांच में प्रकाश का चाल फिक्स होगा। बात समझ में आ रही है? तो माध्यम विशेष के लिए चाल फिक्स होगा और अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। यही तो कल पढ़े थे। निर्वात में होगा तो आप जानते हो अधिकतम होगा अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? कांच का भी निकाल सकते हो, क्योंकि उसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। हालांकि अभी मैं आपको अपवर्तनांक वगैरह पढ़ाया नहीं हूँ, आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा निकाल। ठीक है? तो आप इतना जानना कि अगर प्रकाश मान लो वायु से मान लो यहाँ से कोई आपके पास सतह है, उस पर आप क्या करते हो? आपतित कराते हो, यानी गिराते हो। क्लियर है? वायु से। तो फिर जब टकरा के वापस लौटेगा तो वायु में ही तो लौटेगा, तो जितना चाल पहले था उतना ही चाल आएगा। तो प्रकाश का चाल नहीं बदलता, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। बदलती क्या है? तीव्रता, इंटेंसिटी उसकी, वो बदल जाती है। बात समझ में आ रही है? जितना चमक पहले रहा होगा उतना चमक अब। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। हाँ, क्या बोलना है आपको? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको एक ही लाइन बोलना है, प्रकाश द्वारा किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। क्या बेटा? प्रकाश द्वारा किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है प्रकाश की, परावर्तन कहलाती है। कोई डाउट नहीं? परावर्तन एकदम क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, बात समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण शब्द है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक वर्ड लग रहे हैं ना। तो अगर इनको हम बढ़िया से जानेंगे तो आगे जो भी लैंग्वेज हमको बताया जाएगा आराम से समझ में आएगा। क्लियर है ना? और इसको फिगर से भी समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन। मान लीजिएगा बेटा, हमारे पास कोई एक सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये कोई सरफेस है, यानी कि सतह हो गया, पॉलिशदार चिकना सतह है। क्लियर है? ओके। इसको कुछ नाम दे दो। सपोज करना कि ये एम डैश है। क्या है बेटा? एम डैश। अब बातचीत नहीं बेटा, कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है और वो क्या हो रही है? इस सतह पर आपतित हो रही है। यहां से मान लो प्रकाश स्रोत है कोई, और वहां से आप प्रकाश की किरणों को भेज रहे हैं। ये इस पर ऐसे गिर रही है, ठीक है? और टकराने के बाद फिर ये वापस ऐसे इधर की ओर चली जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो समझना, ये इधर से ऐसे आ रही थी और इस बिंदु पर टकराई है।
बात समझ में आ रही है, सतह पर, और टकराने के बाद फिर इधर की ओर ऐसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रकाश स्रोत होगा, कोई भी हो सकता है, क्लियर, ठीक है। अब बात समझना बेटा, हम लोग इस किरण को, जो प्रकाश की किरण सतह पर गिरती है, बात समझ में आ रही है, उसको आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण। तो यहाँ पर लिख लेना है ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। जो आपतित हो रही है, आपतित किरण, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन बिंदु। ये भी लिख लीजिए। हाँ, तो ये जो बिंदु है बेटा, इसको मान लीजिएगा ओ। क्या है बेटा? बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु। एक एक चीज समझना, ठीक है। हाँ, क्या बात है बताओ, बतियाओ मत। ये आपतन बिंदु हो गया। अब जो प्रकाश की किरण सतह से टकराकर वापस जा रही है, यानी कि परावर्तित होकर जा रही है, तो उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स परावर्तित किरण। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तो कोई दिक्कत। जिस सतह पर परावर्तन की घटना हो रही है, यानी प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराकर वापस जा रही है, बात समझ में आ रही है, उस सतह को या उस पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो सरफेस है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक पृष्ठ। बात समझ में आ रही है बेटा? अब ध्यान देना, आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं, किसकी तुलना में लंब? इस रे की तुलना में नहीं, इस पृष्ठ पर, बात समझ में आ रही है। तो परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर लंब हम लोग खींचेंगे। खींचिए, सपोज करिएगा ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। चलो ठीक है, तो इस लंब को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीन्स अभिलंब। ये बात समझ में आ गई। इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको कम समझ में आ रही है? सारी चीज आ रही ना। जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटेगी उसको रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर गिरेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होगा उसको अभिलंब बोलेंगे, नॉर्मल। बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अब ध्यान देना बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो वो लिख लीजिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से लिख देते हैं। किससे बेटा? हाँ, संकेत के लिए ऐसे आई से लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब देखना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। बात समझ में आ रही है? आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए स्मॉल आर से लिख देते हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? बताना बेटा, आई क्या है?
और आर क्या है, रिफ्लेक्शन। ऐसे लिख लेना, आपतन कोण। क्या बेटा, आपतन कोण। और इसको परावर्तन। बात समझ में आ गई? तो आप परावर्तन की घटना पूरा समझ चुके हो। अच्छा, अगर गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन हो रहा है तब वहां पर अभिलंब कैसे खींचते हैं? मान लो एक ही केवल दिक्कत होगी, मान लो एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। अब वो प्रकाश की किरण यहाँ पर आई और टकराई यहाँ पर इस बिंदु पर, यह आपतन बिंदु होगा, और टकराने के बाद मान लो इधर की ओर ऐसे चली गई। अब इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो किसके सापेक्ष आप कोण 90 डिग्री दिखाओगे? क्या खींचेंगे बेटा? स्पर्शी। ये याद रखना, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पर्शी खींच देंगे ऐसे, टेंजेंसी स्पर्श रेखा। अरे ये क्लियर। और जो अभिलंब होगा वो टेंजेंसी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बात समझ में आ रही है? स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये बहुत आसान होता है। ये गोलीय पृष्ठ होगा तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र भी तो होगा। अगर यहाँ केंद्र है तो इसके केंद्र से क्या करो, इस लाइन को ऐसे मिला दो, उस बिंदु को क्या करो, मिला दो। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा या गोले के पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हमेशा परिधि पर या पृष्ठ पर लंब होती है। बात समझ में आ रही है? लंब होने का मतलब स्पर्शी पर लंब होती है। तो जब ये रेखा लंब होगी तो ये रेखा भी लंब होगी। बात समझ में आ रही है? चलो, ये सारी चीजें आगे हम बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। अभी हम केवल परावर्तन समझ रहे थे, और आप जान गए हो परावर्तन की घटना किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, परावर्तन। बात समझ में आ रही है? परावर्तन में टर्मिनोलॉजी यही सब यूज होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ, आपतन कोण और परावर्तन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो आगे चलूँ। आगे चलो बेटा, लिखना बंद करो। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझनी है, ऐसे करोगे तो कम समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, परावर्तन के नियम होते हैं बेटा। बात समझ में? आप सब लोग 10th में पढ़ कर आए हैं। क्लियर? उसको हम लोग लिख लेते हैं, और ये परीक्षा में पूछा जाता है अति लघुत्तरीय में। आप लोगों में परावर्तन तो नहीं पूछता ज़्यादातर, लेकिन ये जरूर पूछता है परावर्तन को नियम लिखिए, परावर्तन के नियम, और इसको जानना भी होगा। चलो, तो आप लोग हेडिंग बनाओगे यहाँ पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम समझते हैं बेटा। परावर्तन का नियम क्या होता है, हेडिंग बनाओ। अच्छा, वो नहीं लिखे हो अभी, लिखोगे? पढ़ दो। हाँ, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं बेटा यहाँ पे, पहला नियम और दूसरा नियम। दोनों हम लोग बढ़िया से समझेंगे कि क्या होता है, उसको समझना है। मैं जानता हूँ 10th में आप रट के चले आए हो, है ना, उसको यहाँ समझ लेना है। पहला, फर्स्ट लॉ, यानी कि प्रथम नियम, और सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। ठीक है, पहले प्रथम नियम को समझते हैं। देखना बेटा, प्रथम नियम कहता है आपतित किरण, ये बेटा आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में। लिख लीजिएगा, क्या? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब
अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। क्या बेटा? एक ही तल में होंगे। ये प्रथम नियम है। इसका मतलब समझाना मुझे। तीनों एक ही तल में होंगे, इसका मतलब समझाना बेटा, बताओ, बोलो। जो भी जानते, जैसे इस नियम का क्या मतलब है, इस नियम का हमको इसमें क्या यूज है, बताओ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, पृष्ठ तो एक ही होगा। हम अक्के बनेबे किए हैं। कोई बात नहीं। बताना बेटा, आप जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज में जाओ, जो भी जानते हो आप बताओ, मैं सो सही करूँगा। नहीं पता, कुछ आ रहा है दिमाग में, बोल दो। अरे हंसने दो, सब हंसेंगे ना, और क्या होगा, जल्दी बताओ। वो बहुत पीटेंगे। चलो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। कोई बता पाएगा बेटा? किसी को समझ में आ रहा है ये नियम हमको क्या बता रहा है? अरे यार, एक ही बिंदु पे तो दिख ही रहे हैं। हाँ। चलो मैं आपको समझाता हूँ बेटा। मुझे 2 पेन लाना बेटा, और ला। चलो, नहीं बातचीत मत करो, ध्यान देना बेटा। हम सपोज करेंगे कि एक बिंदु है, इंसिडेंट, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पर ये अभिलंब खींचा गया है। बात समझ में आ रही? अब एक हमारा इधर से जो है आपतित किरण जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इधर से ऐसे, ये क्या है? आपतित किरण। अरे रुक जा भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आपतित किरण है, उस पर गिरा है, क्लियर, ठीक है। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अब परावर्तित किरण जो होगा बेटा, वो क्या इधर की ओर होगा? ऐसे इधर की ओर नहीं, अच्छा इधर की ओर होगा। इसी को बोलते हैं एक ही तल में। देखो ये एक ही तल में। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ पाए? समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि ये तीनों, कोई एक इधर से आया, बात समझ में आ रही है, आपतित किरण हुआ, और ये अभिलंब हुआ, और ये परावर्तित किरण हुआ। ऐसा नहीं होगा। तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही समतल में होंगे। यानी कि अगर ये पृष्ठ है, इस पर तीनों ऐसे एक बिंदु पर होंगे, क्लियर। तो इसी पर एक क्या होगा? समतल होगा, और उसी समतल में तीनों ऐसे होंगे, एक ही समतल, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ये जो हमारा हाथ है क्या है? एक समतल है, और इसी समतल में तीनों होंगे। अब आप समझ पाए तीनों का मतलब? कोई इधर उधर नहीं जाएगा, डिसिप्लिन में रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये था बेटा। एकदम क्लियर है कि नहीं? डाउट होगा तो पूछ लेना। तो आप समझना कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। अगर आप कागज में बना रहे हो तो तीनों कागज के तल में, यहाँ पे तीनों बोर्ड के तल में। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि ये इधर है, ये इधर है, और अभिलंब क्या है? इधर है। बोर्ड से दूर नहीं है, बोर्ड पर ही ये भी है। तो ये वाला समतल, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको भूलोगे तो नहीं, जानना है इसको, ठीक। तो पहला नियम आपका ये हो गया बेटा। लो अपना अपना, ठीक है। बातचीत नहीं करो बेटा। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, द्वितीय नियम क्या कहता है। तो द्वितीय नियम कहता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है बेटा? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होगा।
ये बताना बेटा। दूसरा नियम तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपतन कोण आई है ये हमेशा परावर्तन कोण आर के, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये था आपका परावर्तन। परावर्तन एक ही चीज़ है, प्रकाश द्वारा किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना परावर्तन हो गया। क्लियर। इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और परावर्तित किरण, तीनों के तीनों एक ही समतल में। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा नियम, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर। एकदम क्लियर। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। असल में जो हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। यही आपके सिलेबस में है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है, उसमें इस नियमों का पालन नहीं होता है जो आप पढ़ रहे हैं। क्लियर। और अधिकांशतः अपने दैनिक जीवन में हम लोग जो परावर्तन देखते हैं वो अनियमित परावर्तन ही होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। क्लियर। चलो समझते हैं क्या है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान देना बेटा, क्या तो हम लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। आराम से समझ में आएगा, लेकिन बतियाओगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा। आपतन बिंदु किसे कहते हैं बताना। तुमसे नहीं पूछा गया है, बताओ। सर तो बताएंगे ही। हाँ मैं बना के सब कुछ दिखा दूंगा और आपको खिला पिला दूंगा। तो नियमित परावर्तन क्या होता है बेटा, ध्यान देना। अभी जो आप परावर्तन के नियम पढ़े हुए, बात समझ में आ रही है। तो इन नियमों को जो पालन करते हैं वह परावर्तन जिनमें इन नियमों का पालन होता है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, जिनमें नियम फर्स्ट एंड सेकंड पालन होता है। शॉर्ट में बता दिए। बात समझ में आ रही है। जिनमें नियम 1 और 2 जो आप लिखे हो उनका पालन होता है, क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। क्लियर है। इसको तो आप जानते हो। दूसरा देखना बेटा, इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं बेटा अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। तो आप बता सकते हो इसमें उपरोक्त नियमों का पालन नहीं। लिख देंगे कौन कौन से नियम है बेटा। नियम 1 व 2 का पालन नहीं होगा। अब इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। जैसे हम दैनिक जीवन में अपने देखते हैं तो लगभग परावर्तन किस प्रकार से होते हैं। प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और फैल जाती हैं, सभी दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। यानी वहाँ पर आपतित किरण अगर ऐसे है तो परावर्तित किरण इधर भी हो सकती है, जरूरी नहीं एक ही तल में होंगे। आपतित किरण इधर हुआ इस तल में तो परावर्तित किरण इधर भी हो सकता है, इसी तल में जरूरी नहीं है। जैसे कोई खुरदुरा तल है, बात समझ में आ रही है, तो किधर भी इधर 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 इधर, बात समझ में आ रही है।
ऐसे, तो ये सब इधर उधर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और आपके लिए एग्जाम्पल भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल। मान लीजिए खुरदुरी कांच की खिड़की, कुछ लोग खुरदुरी कांच की खिड़की लगवाते हैं ताकि जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े तो बहुत ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न ना हो। होता क्या है, प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी, फैल जाएगी। बात समझ में आ रही है? सभी दिशाओं में क्या होगी, फैल जाएगी। तो जिससे जो चौंध होता है वो कम हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग देखते होंगे अखबार आता है ना, देखते होंगे बड़ा रद्दी पेज में छापते हैं यार, है ना, फोटो वोटो बढ़िया बना दें, दिखता ही नहीं है, देखते रह जाओ, है ना। ऐसा क्यों होता है? उसका लॉजिक यही है, पहली चीज़ तो एकदम रद्दी पेपर होता है, बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, तो मितव्ययी होता है, कम खर्च आता है बनाने में। दूसरा चीज़, अगर वो खुरदुरा है तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, तो जो प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो अनियमित परावर्तन होता है, उस पर प्रकाश की किरण इधर उधर फैल जाती है, जिससे चौंध उत्पन्न नहीं होता है और हम छोटे छोटे अक्षरों को आराम से पढ़ पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए खुरदुरा बनाया जाता है। और यही आपका रफ कॉपी है, इस पर भी ऐसे ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ में आ गया नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो आपको पढ़ना कौन सा है, ये नियमित वाला, यही आपके सिलेबस में है बेटा। अनियमित से हमको कोई लेना देना नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब अगर हम आपको बताएं तो एक चीज और लिख लो, परावर्तन में प्रकाश की चाल, तीव्रता नहीं, चाल के बाद लिख लो तरंगदैर्घ्य, ये ऐसे ही लिख लो तरंगदैर्घ्य। अभी हम लोग तरंग पढ़े नहीं है, तरंग प्रकाश की, लेकिन ऐसे लिख लो, बाद में देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति नहीं बदलती है। ये याद रखना, बात समझ में आ रही है। परंतु तीव्रता इतना तेज किसी दिन पीट देंगे, बहुत ज़्यादा पीटेंगे बेटा, कम से कम 10 बार तो मना करते हैं बात ना करने के लिए, ठीक है, ध्यान देना। प्रकाश की परावर्तन की घटना में बेटा प्रकाश की चाल, क्या चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदल, वही रहता है, क्योंकि उसी माध्यम में वापस आ जाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, परंतु तीव्रता, तीव्रता घट जाता है, बदलने का मतलब बढ़ता नहीं है, घट जाता है, बदलता तो है ये लेकिन घट जाता है। और किस प्रकार से घटता है? तो परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार घट जाता है। तो लिखेंगे परंतु तीव्रता परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति, प्रकृति का मतलब बेटा रूक्ष है कि चिकना है, बात समझ में आ रही है? प्रकृति के अनुसार घट जाता है, घट जाती है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि अगर परावर्तक पृष्ठ चिकना होगा, बात समझ में आ रही है, तो उसकी तीव्रता कम घटेगी, घटेगी तब भी लेकिन कम घटेगी, और खुरदुरा है तो बहुत घट जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब तो समझ रहे हो ना, तीव्रता, ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम आपसे कहें अभिलंबवत, ऑप्शन के लिए समझना बेटा, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है जो पृष्ठ पर किसी बिंदु पर अभिलंबोत आपतित ही होती है, तिरछा आपतित नहीं हो रही है, अभिलंबोत ही आपतित हो रही है, तो उसके लिए आप देख लीजिए, इसको हम फिगर से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बेटा, ध्यान देना। मान लीजिए कोई पृष्ठ है बेटा,
नहीं, बातचीत मत करो, ठीक है। ये हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब एक अभिलंब है आपके पास, ये क्या है बेटा? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है, क्लियर? ये कौन सा बिंदु है बेटा? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु का मतलब इसी पर प्रकाश गिर रहा है, क्लियर? और प्रकाश गिर कैसे रहा है? उस सतह के अभिलंबों से गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है अभिलंब पर ही आएगा, ऐसे ही। चलो, आप बता सकते हो कि प्रकाश का पथ कुछ इस तरीके से होने वाला है, ये इसी पर आएगा ऐसे, ठीक है ना? चेंज कर दे कलर, ये ठीक है। और डायरेक्शन देखना, ये इसी पर आ रहा है। तो जो प्रकाश की किरण पृष्ठ पर गिरती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो यह आपतित किरण हो गई। आप बताना बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बन रहा है यार? 0 डिग्री। कितना कोण? क्योंकि अभिलंब भी यही है और इसी पर आपतित किरण भी है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनाया गया कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण क्या होता है? आपतन कोण, आई, जो कि क्या है वहां? 0। क्या है? 0। तो अभिलंबोत आपतन के लिए आई बराबर क्या होगा बेटा? 0। यही तो होगा। इसलिए आर बराबर क्या होना चाहिए? परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होगा ना सदैव। कहाँ से लिखें? परावर्तन के नियम से। बात समझ में आ गई? तो आप हमेशा याद रखना कि प्रकाश की किरण इससे टकराएगी और टकराने के बाद उसी पथ पर जिस पथ से आई थी वापस ऐसे नॉर्मल। बताओ, ये सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? नहीं? चलो ध्यान देना, इसके बाद ध्यान देना बेटा, पढ़ेंगे इमेज। इमेज का मतलब प्रतिबिंब। ये पढ़ेंगे इमेज क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखो, लिख लो कहीं कि हम लिख दें? चलो ध्यान दो, ध्यान देना। ऐसे लिखेंगे, किसी बिंदु वस्तु, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। बातचीत मत करो बेटा। मैंने लिखा किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली। बिंदु वस्तु का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कोई। बात समझ आ रही? कोई एक बिंदु है, वहां से मान लो कोई प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है? तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, क्या बेटा? परावर्तन या अपवर्तन, दोनों चीजें लिख लो, उसमें भी इमेज बनता है। परावर्तन तो जान ही गए, प्रकाश द्वारा किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। अपवर्तन जान लीजिए, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, हट जाता है। बात समझ में आ रही है? इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन में भी इमेज बनता है। बात समझ में आ रही है? तो वही मैंने लिखा है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी
दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। क्या होती है बेटा? मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा भी होता है, मिलती हुई प्रतीत, आपको आभास होगा कि मिल रही है। प्रतीत होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। तो दूसरे बिंदु को, किसको बेटा? दूसरे बिंदु को। कौन से दूसरे बिंदु को? जिस पर प्रकाश की किरण मिल रही थी। बात समझ में आ रही है? या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, उसी बिंदु को। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बिंब कहते हैं। मैं समझाता हूँ इसको, बेटा ध्यान देना। बिंब, ये शब्द बिंब का मतलब है बेटा वस्तु, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? और इसके इमेज को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो याद रखना, कहीं बिंब लिखा है तो बिंब का मतलब क्या हुआ? वस्तु, और प्रतिबिंब लिखा है इसका मतलब उसका इमेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दिव्या? ठीक है, अब समझना। कोई प्रकाश की किरण है, किसी बिंदु से चली है, बात समझ में आ रही है? या तो उसमें परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा, दोनों में से कोई घटना हो रही है। उसके पश्चात वो जिस बिंदु पर मिले, बात समझ में आ रही है? और कभी कभी मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस भी बिंदु पर मिल रही है या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का, जिससे प्रकाश की किरण चली थी, क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। और जो प्रतिबिंब आप लोग देखते हो वो असल में पूरा जो प्रतिबिंब देखते हो, पूरा प्रतिबिंब नहीं बनता, एक एक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप अपना चेहरा दर्पण में देखते हो या कहीं भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपके एक एक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, और उन सभी का प्रतिबिंब मिलके क्या होता है? पूरा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, पूरे वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक एक बिंदु से आपके टकरा के प्रकाश की किरण पहुंचती। क्लियर? ठीक है, तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। एक ही चीज याद रखना है, जिस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलेगी या फिर मिलती हुई आभास होगी, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम क्या बोल देंगे? प्रतिबिंब। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं ना? अच्छा, इसी के आधार पर वास्तव में मिल रही हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसी के आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। बिल्कुल सही। तो आप लोग पहले से पढ़ रखे हो, ठीक है, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। तो ये तो हो गया बेटा प्रतिबिंब आपका। आप लिख लेंगे यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो बताएंगे, पहला रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? बस वही बोल देना है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, इसको जोड़ दो। हाँ, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। क्या? वास्तव में मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लिख लोगे ना? सेम परिभाषा रहेगा, बस मिलती हुई प्रतीत होती है हटा देना, पहला वाला हो जाएगा। दूसरे वाले में इसको हटा देना, दूसरा वाला हो जाएगा। क्लियर? ठीक है।
तो वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। जैसे जो वास्तविक प्रतिबिंब है बेटा, पहली चीज तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर प्रकाश की किरण पहुंच सकती है। बात समझ में आ रही है? तो वहां से आप पर्दे पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना, इसे मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें अभी। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बेटा वो उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो ये भी लिखना, उल्टा। बात समझ में आ रही है? ऐसे लिख लेना, या उल्टा बनता है। बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्या है बेटा? तो दूसरा आपका है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? आभासी, आभासी या काल्पनिक बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब। चलो समझते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना? बस इसको हटा देना, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, ये कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी। ध्यान ये रखना है, ये सीधा बनता है। आभासी है तो क्या होगा बेटा? सीधा। और दूसरी चीज, इसे हम पर्दे पर प्राप्त ही नहीं कर सकते। उसका लॉजिक भी अभी बता रहा हूँ, लिखेंगे। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज एग्जामिनर आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछता है, क्या जो आभासी प्रतिबिंब है उसकी फोटो ली जा सकती है? पर्दे पर तो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या हम लोग कैमरे से उसकी फ़ोटो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अभी समझा रहा हूँ कैसे। लिखना, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसकी फ़ोटो ली जा सकती है। ध्यान रखना, जो फोटो होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रही है? वास्तविक का मतलब उल्टा। कैसे बनेगा देखना। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं बेटा, क्यों ऐसा होता है कि हम आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। देखना, मान लीजिए कोई दर्पण है बेटा, ये क्या है? दर्पण है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है। क्या है? कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिएगा प्रकाश की किरणें चला रहे हैं हम लोग। एक प्रकाश की किरण ये है और दूसरी प्रकाश की किरण ये। अब यहाँ पर टकरा के ऐसे वापस जाएगी। बस समझ में आए? ऐसे क्लियर? परावर्तन के नियम को पालन करते ऐसे जाएगी उधर, है ना? मैंने बहुत सटीक नहीं खींचा है, बस ऐसे समझ लेना। ये क्लियर? अब बताओ, ये यहाँ इस बिंदु से चली थी, मान लेना ये बिंदु P है, वहाँ टकराई, टकराने के बाद इधर ऐसे फैल गई है। अब क्या ये इधर आगे कहीं जाकर मिलेगी? असंभव, नहीं मिलेगी। तो एक ही जगह मिल सकती है, दर्पण के पीछे। तो वास्तव में तो मिल नहीं रही है।
आपको करना क्या होगा, इसको पीछे बढ़ाना होगा, और पीछे बढ़ाओगे तो इतना ही दूरी पर बनेगा, यहीं कहीं ऐसे जहाँ पर काटेगा। बात समझ में आ रही है? ये बिंदु क्या होगा, पी डैश। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, ये प्रकाश की किरण क्या वास्तव में जाकर वहाँ मिल रही है? नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आपको आभास हो रहा है कि मिल रही है। तो यहाँ पर जो इस बिंदु का ये दूसरा बिंदु बन रहा है, दूसरे बिंदु पर इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण है जो दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस दूसरे बिंदु को, पहले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? इमेज। और कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। अब ध्यान देना, अब इसको आप चाहते हो पर्दे पर प्राप्त करो, कैसे प्राप्त करोगे? क्या प्रकाश की किरण वास्तव में वहां पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। दर्पण के पीछे बन रही है ना। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप बताओगे कि वहां पर वास्तव में प्रकाश की किरण पहुंच ही नहीं सकती है, तो कैसे पर्दे पर प्राप्त करोगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, रियल वाले में क्या होता है? प्रतिबिंब जो कहाँ बनता है? जहाँ पर वास्तव में प्रकाश की किरण मिलती है। तो जहाँ पर वास्तव में प्रकाश की किरण मिलेंगी वहाँ पर तो प्रकाश की किरण पहुँच ही सकती है, तो इसलिए उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब एग्जामिनर पूछता है क्या इसकी फोटो ली जा सकती है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण उस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है आपको, यानी आती हुई प्रतीत हो रही है, ये प्रकाश की किरण, ये तो वास्तविक किरण है। ये किरण क्या है? वास्तविक है ना। तो इस प्रकाश की किरण को कैमरे के पर्दे पर इकट्ठा करके, केंद्रित करके हम लोग इसका फोटो ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और फोटो कैसा होगा? वास्तविक। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो याद रखना कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में जाकर मिलेंगी। इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जहां प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं वहां पे प्रकाश की किरणें पहुंच सकती हैं। क्लियर? आभासी की बात होगी तो इसमें प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में मिलेंगी नहीं, तो वहां पर प्रकाश की किरणें पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कह सकते। इसका फोटो लिया जा सकता है, क्योंकि उस बिंदु से जो प्रकाश की किरणें फैलती हुई आपको दिख रही हैं, क्लियर, वो किरणें क्या हैं? वास्तविक किरणें। वो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। तो उनको क्या करते हैं हम लोग? कैमरे के पर्दे पर संकेंद्रित करके, केंद्रित करके और उसका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी उसका फोटो ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? इमेज एकदम क्लियर हो गया, वास्तविक और आभासी।